सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अधिवेशन मतलब बैठक, और वो बैठक शुरू हो गई है जिसमें तय होता है कि चीन की सत्ता में कौन, जिसमें तय होता है कि चीन की अगले 5 साल के लिए नीतियां क्या रहने वाली हैं, जिसमें तय होता है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन अपने कदम किस रूप में आगे बढ़ाएगा, जिसमें तय होता है कि रणनीतिक तौर पर चीन की आगे 5 साल के लिए दिशा क्या रहने वाली है। और इस सब के बीच ये जो 20वां अधिवेशन शुरू हुआ है, इसमें शी जिनपिंग की ताजपोशी तीसरी बार तय मानी जा रही है। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें अधिवेशन में शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही तय ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है शी जिनपिंग का चीन में और मजबूत, बल्कि यूं कहा जाए कि सबसे मजबूत नेता के तौर पर यह उभार। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जल्दी से जरा काटजू साहब के पास चलते हैं और काटजू साहब से समझते हैं कि काटजू साहब, तीसरी बार ताजपोशी तय है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं शी जिनपिंग। माओ के बाद माना जा रहा है कि चीन का सबसे मजबूत नेता बनने वाले हैं अब शी जिनपिंग। इसके मायने सर पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए क्या है? हिंदुस्तान के लिए मुझे 1 मिनट का मौका जी। मेरा मानना है कि 1988 में जब राजीव गांधी गए थे चीन की यात्रा पर, उसके बाद से जो 4 सिद्धांत भारत और चीन के रिश्तों के थे, वो सिद्धांत थे, पहला कि बॉर्डर पे शांति रहे। 1990 के दशक में हमने अग्रीमेंट्स किए। दूसरा सिद्धांत ये था कि दोनों देश एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। वो कहा जाता था देयर इज इनफ स्पेस फॉर बोथ कंट्रीज टू ग्रो। तीसरा सिद्धांत था कि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, विकासशील देशों के मसले हैं, उनमें भारत और चीन की सहमति है। और चौथा सिद्धांत था कि भारतीय नेताओं और चीनी नेता एक दूसरे का आदर करते थे, सम्मान करते थे। मेरा मानना है कि शी जिनपिंग ने ये सब 4 सिद्धांत तोड़ दिए। चारों सिद्धांतों पर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस पर नहीं अमल करेंगे। वो भारत को बिल्कुल एक किस्म से छोटा समझते हैं और वो उनके जो नजर है वो अमेरिका पर है, वो पश्चिम के बड़े देशों पर है, और वो चीन की जनता को और दुनिया को साफ जाहिर कर रहे हैं कि अब चीन का वक्त आ गया है। हम एशिया में किसी भी देश को अपने सामने नहीं आने देंगे। जो भी आएगा सामने उसको हम कुचलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मुझे लगता है कि भारत के सामने ये चुनौती है कि इन्होंने पुरानी जो हमारी परंपराएं बन रही थी चीन के साथ रिश्तों की, वो तोड़ी हैं। और ये 4 नुक्ते मैंने आपके सामने रखे। सर इसी पर पहले बात बढ़ा लेते हैं आगे। मैं स्वास्थ्य का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है जरा अपने दोनों सहयोगियों के पास हम चलेंगे। पहले प्रणय फिर अभिषेक। तो जो बात काटजू साहब कह रहे हैं, कुल मिलाकर क्या माना जाए, ये तीसरी बार ताजपोशी, ये 3rd इनिंग शी जिनपिंग की भारत और चीन के बीच जो सहमतियों का दायरा है, क्या अब वो और सिकुड़ता हुआ नजर आएगा आगे? प्रणय देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से फिलहाल शी जिनपिंग की नीतियां रही हैं, अगर आप उनके बीते 10 सालों को देखें तो वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर तीसरा और चौथा टर्म हासिल करने या उसकी संभावना का दरवाजा खोलने के बाद वो उसका गियर ऊपर के गियर में शिफ्ट करेंगे और उसका एक्सीलेटर दबाने की कोशिश करेंगे। यानी हमें चीन के साथ असर्शन देखने को मिल सकता है। चीन के साथ में हमें जो कंपटीशन है, जो कन्फ्रंटेशन है, उसके मोर्चे खुलते हुए दिखेंगे। साथ ही इंटरनेशनल भूमिका अगर आप देखें, इंडो पैसिफिक के इलाके में देखें, हिंद प्रशांत के इलाके में, तो चीन का असर्शन आपको और जगह देखने को मिलेगा। ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इस लिहाज से कि ये तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं। तो इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जो कंपटीशन है वो रिसोर्सेज की कंपटीशन है, ऊर्जा के संसाधनों
की कंपटीशन है। तो ऐसे में जबकि दुनिया में कोविड के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद में ऊर्जा के लिए होड़ लगी हुई है, लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन और जो टकराव के मोर्चे हैं वो ऊर्जा के मोर्चे पर भी होंगे, संसाधन के मोर्चे पर भी होंगे, निवेश के मोर्चे पर भी होंगे। तो ऐसे बहुत सारे मोर्चे हैं जहां पर आपको टकराव के बिंदु। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही है कि जिस तरीके से एम्बेसडर काटजू भी कह रहे थे रोमाना कि इस पूरे मामले के ऊपर बातचीत की प्रक्रिया के दरवाजे खुले रखे गए, लेकिन हमने देखा है बहुत मुश्किल रही और यह पहला मौका था बहुत लंबे अरसे बाद जब समरकंद के अंदर दोनों नेता साथ जरूर थे, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, किसी तरीके का औपचारिक संवाद नहीं हुआ। और समरकंद में देखिए खुद अभिषेक उपाध्याय मौजूद थे ना समरकंद में। अभिषेक के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। अभिषेक, आप खुद वहां पर उस एससीओ की बैठक के दौरान समरकंद में मौजूद थे और वो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज सामने निकल कर आई, उसको काफी एनालाइज किया गया, इंटरप्रेट किया गया। लेकिन कुल मिलाकर अब जबकि शी जिनपिंग तीसरी बार ताजपोशी और मजबूत होकर सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ रिश्ते, आपको क्या लगता है चीन किस तरीके से आगे बढ़ाएगा भारत और चीन के बीच की इस मैत्री को, जो कभी इतिहास में रही लेकिन उसके बाद वो रिश्ते लगातार पिछले एक दशक में शी जिनपिंग के दौरान खासतौर से डेट्योरेट होते नजर आए? रोहना, मुझे लगता है कि शी जिनपिंग अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है भारत के लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी भारत के लिए है। वो इसलिए है क्योंकि शी जिनपिंग के दौर में चीन का अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो चीन का जो इकोनॉमिक पैरामीटर हैं और साथ में जो जियोपॉलिटिकल आपकी घेराबंदी होती है वो दोनों ही चीन के खिलाफ जाती हुई जिनपिंग के कार्यकाल में साफ तौर पे दिख रही है। जिनपिंग की जो एक्शंस हैं उनकी वजह से इंडो पैसिफिक के पूरे इक्वेशन बदल गए हैं। जिनपिंग के चलते जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके चलते आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर कितनी जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा जिस तरह से चीन ने लोन बांटे हैं और जिस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था को हाईजैक करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो उसी दौर में पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही जैसा कि माओ के दौर में थी। माओ के दौर में भी अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त होने के कगार पे थी। देन जियाओपांग ने फिर उसको ओपन किया और उसको संभाला और उसको आगे जियांग जेमिन ने आगे बढ़ाया, हु जिनताओ ने आगे बढ़ाया। तो आर्थिक मोर्चे पर लेकर के जो आप कह सकती हैं कि वैश्विक मोर्चे पर, जो कूटनीतिक मोर्चे पर हर जगह शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जितनी बड़ी चुनौती है वो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनकी जैसा नेता चीन की सत्ता पर लगातार काबिज रहेगा तो आप ये मान लीजिए कि जो वैश्विक परिदृश्य है वहां पर चीन का आइसोलेशन होना और भी ज्यादा तय है। और इसीलिए भारत के लिए ये दूसरा नजरिया भी है, पैरेलल नजरिया भी है, जो कहता है कि शी जिनपिंग का उस गद्दी पर होने का मतलब है कि भारत चीन के मुकाबले जो भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग है उसका कद और भी ज्यादा ऊंचा होता जाना, और जो कि हमने पिछले कुछ सालों में लगातार देखा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि साहब दुनिया जानती है शी जिनपिंग चीन में अब और मजबूत हो रहे हैं और शी जिनपिंग का मिजाज जो है वो दुनिया जानती है कि शी जिनपिंग होने के मायने ये हैं कि शी जिनपिंग माई वे और हाईवे। और ऐसे में शी जिनपिंग जब और मजबूत होकर इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है भारत की वो जो क्षमता है, भारत की वो जो खासियत है कि सबको साथ लेकर भारत नेतृत्व करने का मादा रखता है, जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाता है, वो खूबी हिंदुस्तान की ओर उभर कर पूरी दुनिया के सामने आएगी। इस बीच जो अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे अभी, उसके बारे में देखिए शी जिनपिंग आज जब अधिवेशन में संबोधन के लिए आए तो एक तरीके से अपना वो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पढ़ के सुनाया। शी जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने एक दशक में चीन की जीडीपी 54 ट्रिलियन युआन से 114 ट्रिलियन युआन तक पहुंचा दी, जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का 18.5% है। ये चीन की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। हम स्वास्थ्य का रुख करते हैं और स्वास्थ्य से समझते हैं। स्वास्थ्य हालांकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घरेलू स्तर पर शी जिनपिंग घिरे हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से वो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जबरदस्त तरीके से जो उनका विरोध हो रहा है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए ऐसा ही अधिवेशन था, वो 18वां अधिवेशन था, 2012 में हुआ था, जिसमें यह तय पाया गया था कि साहब 2022 तक चीन को भुखमरी से मुक्त करा देना है। और वो लक्ष्य चीन अपना 2021 में ही, मतलब पिछले साल ही हासिल कर चुका है। तो ये उपलब्धि के तौर पर गिना जाएगा पिछले 10 साल शी जिनपिंग के राज की। बिल्कुल रोमाना, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजों को हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर हम रियली समझना चाहते हैं कि रेटोरिक और ऑप्टिक्स के अलावा इस शी जिनपिंग के आने का क्या मायने है, पहली चीज ये कि डेफिनेटली इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं।
और इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स रही हैं कोविड रिलेटेड रिसेशन या उसके बाद से अब यूक्रेन और रशिया के वजह से जो वो है, उसके हिसाब से देखिए यू हैव टू गिव इट टू हिम दैट वो अपनी इकोनॉमी को काफी संभाले हुए हैं और उनके अंदर काफी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे काफी प्रेशर है उनके ऊपर कि जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसका प्रेशर है, लेकिन शी जिनपिंग उसको बहुत कंट्रोल करे हुए हैं, ये पहली चीज। दूसरा, जो कोविड को लेकर जो जीरो टॉलरेंस उन्होंने जो मेजर्स लगा रखे हैं उसके वजह से उनका बहुत विरोध है और उसको भी वो संभाले हुए हैं। तो एक लेवल पर रेजिलियंस जो है वो उनके लीडरशिप में है। देखना ये है कि वो जब अभी दोबारा आते हैं तो अपने चैलेंजेस को टैकल कैसे करते हैं। देखिए उनका चैलेंज क्या है कि अमेरिका के साथ जो है उनकी वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है। ईयू के साथ जो देखिए चाइना के जो सबसे बड़े इकोनॉमिक संबंध है वो किसके साथ है, एक यूएस के साथ है और दूसरा यूरोपियन यूनियन के साथ है और उसके बाद बाकी दुनिया के साथ शुरू होते हैं। उसमें भारत कहीं फिगर आउट भी नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि भारत चाइना के लिए चैलेंज है, ऐसा नहीं है। LAC पे जो प्रॉब्लम्स है वो लगभग इसी तरीके से चलती रहेंगी। भारत चाइना की स्ट्रैटेजी जो है वो भारत को लेकर ये है कि वो यहाँ पे हमें एंगेज रखे ताकि हम इंडो पैसिफिक में अपने जो मैनूवर्स हैं उसको हम फुल्ली मतलब पूरे पोटेंशियल के साथ ना कर पाए। ये एक स्ट्रैटेजी हमें चाइना की दिखती है। सलामी स्लाइसिंग कह लें उसको, या वन स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड, या आप तो जैसे भी कह लें, बेसिकली डिले करना और हमको एंगेज रखना। लेकिन चाइना के लिए भारत एक सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त नहीं है। चाइना के लिए कौन सिक्योरिटी थ्रेट है? चाइना के लिए जापान सिक्योरिटी थ्रेट है, चाइना के लिए अमेरिका सिक्योरिटी थ्रेट है। तो हम इस चीज को पहले समझें कि वो हमें किस तरह से हमारा टाइम जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस चीज को हमें समझना है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन को लेकर जो उनके रिश्ते हैं, टिपिकली जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं वो पहले काफी सफर हुए हैं। और मेरी मेरी ये मतलब एनालिसिस है कि शी जिनपिंग को लेकर यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली ईयू के जो कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी देखिए इस बात से डेफिनेटली होगी कि शी जिनपिंग एकमात्र ऐसे नेता हैं इस वक्त दुनिया में, 2-4 आप और छोड़ दें उनके अलावा, जो कि एक्चुअली इस यूक्रेन वॉर में कोई भूमिका निभा सकते हैं। वो उन्होंने अभी तक नहीं निभाई है, हमें दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ताइवान के मसले पे कुछ गिव एंड टेक होगा। वो यूरोपियन यूनियन के लोगों से कहेंगे कि आप ताइवान पे इंटरफेरेंस मत करिए, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने इस चीज को काफी प्ले भी किया है कि ताइवान में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उनको नहीं चाहिए। तो वो कहीं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक समीकरण डेफिनेटली उभरेगा कि यूरोप और यूरोपियन यूनियन ताइवान के मसले से दूर रहे। और नहीं, आप बड़ी बात कह रही हैं और इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि साहब ये 5 साल के बाद अब जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ये 20वां अधिवेशन हो रहा है तो फिर दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो स्वास्थ्य कह रही थी ना कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं भारत को उलझा कर रखना चाहता है, तो क्या इसके पीछे भी चीन की वो आर्थिक नीतियां नहीं है? और यही अधिवेशन जो 19वां अधिवेशन हुआ था 2017 में हुआ था, जिसमें चीन की तरफ से यह तय किया गया था कि साहब 2049 तक, पहले उसने कहा था कि उसको एक आधुनिक समाजवादी देश बनना है, जिसकी बाद में मियाद घटाकर 2035 का साल रख दिया गया और उसमें भी 2025 चीन ने वो साल तय किया है जब चीन आत्मनिर्भरता की ओर पूरी तरीके से सशक्त तौर पर दुनिया को संदेश दे देगा। तो क्या यही वजह है कि चीन लगातार भारत के साथ ये टकराव की स्थिति बनाकर रख रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।